हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th ज्योग्राफी। इस वीडियो में हम आगे कंप्लीट करेंगे चैप्टर 5। देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो ओशन मूवमेंट है, जो ओशियन सर्कुलेशन है, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो है वेव्स। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेव्स के बाद टाइड्स, दूसरी कैटेगरी। और जो तीसरी कैटेगरी है जो ओशन सर्कुलेशन में आती है वो आती है करंट्स, ओशन करंट्स। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेव्स। सो व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो ए बॉल ऑन ए बीच एंड बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, व्हाट हैपन्स। देखिए, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, पानी में कोई चीज़ फेंकते हैं जो उस पर फ्लोट कर पाए, तैर पाए, तो वो जैसे कि कोई बॉल, ठीक है, तो जो ओशन है उसको वापस फेंकता है हमारी तरफ। इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट वॉश्ड एंड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। तो इससे क्या होता है कि जो बॉल है हमारी शोर किनारे पे आ जाती है बैक, किसके द्वारा? लहरों के द्वारा। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस, और जब पानी ओशन के ऊपर राइज करता है मतलब उठता है और फिर गिरता है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली होता रहता है अल्टरनेटिवली, ठीक है, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक ये होता रहता है। सो दे आर कॉल्ड वेव्स, ठीक है। तो पानी का उठना और गिरना ओशन वाटर का अल्टरनेटिवली, लगातार एक के बाद एक, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं, उन इस मूवमेंट को हम बोलते हैं वेव्स, लहरें। सो ड्यूरिंग ए स्टॉर्म द winds blowing at a very high speed from huge waves। तो स्टॉर्म जब आता है, तूफान आता है, तो हवा जो है बहुत तेज़ स्पीड से चलती है और उससे बहुत ही विशाल लहरें बनती हैं, ठीक है। ह्यूज मतलब विशाल। दिस में कोज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, और इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, नुकसान हो सकता है। एन अर्थक्वेक, ए वल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। तो जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटना, या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड, भूमि का खिसकना जो ज़मीन के नीचे है। तो इससे क्या होता है कि ओशन जो वाटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट आता है, तो इससे पानी जो है शिफ्ट हो जाता है, अपनी जगह से भी चला जाता है। सो एज ए रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। तो इससे क्या होता है कि टाइडल जो वेव है, ठीक है, टाइड क्या होता है? ज्वार भाटा। तो अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है कि बहुत बड़ा टाइडल जो एरिया है, टाइडल वेव क्रिएट होती है, जिसको हम बोलते हैं सुनामी। दैट में बी एज हाई एज 15 मीटर, और वो कम से कम 15 मीटर तक भी हो सकती है। द लार्जेस्ट सुनामी मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। तो अब तक जो लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो सुनामी मेज़र की गई है वो 150 मीटर की गई है, जो 150 मीटर ऊंची थी। दीज वेव्स ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर, और इन लहरों की रफ्तार 700 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती है। द सुनामी ऑफ 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India। तो 2004 में जो सुनामी आई थी, उससे इंडिया के जो कोस्टल एरियाज़ थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। कोस्टल एरियाज़ जो तटीय एरियाज़ थे, तटीय क्षेत्र थे। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स गोट सबमर्ज्ड आफ्टर सुनामी। जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार के अंदर, इंदिरा पॉइंट क्या है? जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ठीक है, साउथ का सबसे साउथ, इंडिया में जो साउथ डायरेक्शन है वहाँ पे सबसे जो आखिर का पॉइंट है उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो वो कम्प्लीटली सबमर्ज हो गया था। सबमर्ज मतलब डूब गया था सुनामी आने के बाद। तो सुनामी क्या है? देखिए, सुनामी इज़ ए जैपनीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स
एट द हार्बर गेट्स डिस्ट्रॉयड वेन एवर देर इज सुनामी। हार्बर क्या होता है कि जहाँ पे शिप खड़ी होती हैं तो उनको हार्बर बोलते हैं, और इसी के नाम से इसका हार्बर वेव्स नाम रखा गया। तो हार्बर पे क्या होता है, जब भी सुनामी होती है तो हार्बर पे जो कुछ भी होता है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है सुनामी के कारण। नेक्स्ट आता है हमारा अगला सेकंड पार्ट ओशन सर्कुलेशन का, वो है टाइड्स। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड। रिदमिक मतलब कि पैटर्न में, किसी निश्चित पैटर्न में, किसी निश्चित व्यवस्था में जो पानी का राइज होना, ऊपर उठना और फिर से गिरना, और वो भी दिन में 2 बार, ट्वाइस इन ए डे, तो इसको हम बोलते हैं टाइड। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच शोर बाय रेजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। तो हाई टाइड कब होता है, जब पानी किनारों के, समुद्र किनारों के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है। इट इज़ लो टाइड कब होता है, व्हेन वाटर फॉल इट्स लोअर लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। लो टाइड तब होता है जब समुद्री किनारों से जो है पानी कम होने लगता है, वापस जाने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं लो टाइड। ये अभी हम ये देखेंगे कि टाइड्स कैसे होते हैं, ठीक है। अर्थ के ऊपर जो ज्वार भाटे हैं वो कैसे आते हैं, कारण क्या है टाइड्स आने का। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth surface causes tide। जो ग्रेविटेशनल पुल, जो गुरुत्वाकर्षण जो बल आता है, एग्जर्ट किया जाता है, लगाया जाता है, किसके द्वारा, सन के द्वारा और मून के द्वारा अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। सन भी जो है अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, और मून भी जो है थोड़ा बहुत ग्रेविटेशनल पुल लगाता है अर्थ के ऊपर। तो इन ग्रेविटेशनल पुल, इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है टाइड आते हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून ग्रेविटेशनल पुल। जो अर्थ पे पानी है, जो मून के पास है, जो मून जो है वो सन से ज़्यादा पास है अर्थ के, तो इससे क्या होता है कि मून के पास पानी ज़्यादा होने से क्या होता है कि इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से, और इससे क्या होता है कि हाई टाइड आता है। तो ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड टाइड्स आर द हाईएस्ट। और फुल मून डे के दौरान क्या होता है, फुल मून डे मतलब, फुल मून डे क्या होता है, पूर्णिमा, ठीक है, जिस दिन कंप्लीट मून निकलता है। और न्यू मून डे क्या होता है, अमावस्या, जिस दिन मून नहीं निकलता, हमें दिखाई नहीं देता। तो इन दोनों डेज पे क्या होता है कि सन और मून और अर्थ तीनों सेलेस्टियल बॉडीज एक ही लाइन में होती हैं, और एक लाइन में होने के कारण क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा लगता है अर्थ के सरफेस पे, और इसी कारण से टाइड ज़्यादा आती हैं, ऊंची लहरें उठती हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। तो इन टाइड्स को बोला जाता है स्प्रिंग टाइड्स। बट व्हेन द मून इज its first and last quarter, the ocean water gets drawn it diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and the moon, resulting in low tides। लेकिन जब मून अपनी फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर में होता है, क्वार्टर मतलब अपने फर्स्ट फोर्थ फेज में होता है या फिर लास्ट फोर्थ फेज में होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है वो डायरेक्ट नहीं लग पाता अर्थ के वाटर के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि जो सन है वो डायगनली मतलब जो तिरछी डायरेक्शन में, टेढ़ी डायरेक्शन में जो पानी को पुल करता है, और इससे ज़्यादा पानी ऊपर नहीं उठ पाता,
और लो टाइड होते हैं। दीज टाइड आर कॉल्ड नीप टाइड्स, और इन लो टाइड्स को बोला जाता है नीप टाइड्स। हाई टाइड्स को बोला जाता है स्प्रिंग टाइड्स, और जो लो टाइड्स हैं उनको बोला जाता है नीप टाइड्स। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। जो हाई टाइड्स होते हैं, उच्च ज्वार भाटे जो होते हैं, वो नेविगेशन में मदद करते हैं। नेविगेशन क्या होता है? डायरेक्शन पता लगाने में, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, उसके लिए हाई टाइड्स मदद करते हैं। देयर इज़ वाटर लेवल क्लोज टू शोर्स, क्योंकि उनसे जो वाटर लेवल है वो शोर्स में, मतलब जो किनारा है, समुद्री किनारा है, वहाँ पे जाता है। हमने पढ़ा कि हाई टाइड के दौरान समुद्री जो पानी है वो किनारों पे ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है, और लो टाइड में अंदर की तरफ आता है। तो इससे डायरेक्शन जो सेलर्स होते हैं, नाविक होते हैं, उससे उनको मदद मिलती है। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर ईजिली। तो इसकी मदद से जो जहाज़ हैं वो हार्बर पे, पोर्ट पे, बंदरगाह पे आसानी से पहुंच पाएंगे। द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग। हाई टाइड से फिशिंग करने में मदद मिलती है, मछली पकड़ने में आसानी रहती है। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, क्योंकि हाई टाइड के दौरान क्या होता है कि ऊँची लहरें उठती हैं और पानी किनारों की तरफ बहता है, उसी के साथ छोटी मछलियाँ भी उसी के साथ बहती हैं और किनारों की तरफ आ जाती हैं। दिस अनेबल्स फिशरमैन टू गेट प्लेंटीफुल कैच। तो इससे क्या होता है कि जो मछुआरे होते हैं उनको प्लेंटीफुल मतलब पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो है मछलियाँ मिलती हैं। द राइज एंड द फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एट सम प्लेसेस। कुछ जगहों पर क्या होता है कि पानी का उठना और गिरने से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, टाइड से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो इसका ये एक यूज़ भी है। आगे देखिए, हमारा जो लास्ट सेक्शन है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या है? ओशन करंट्स आर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफिनाइट डायरेक्शंस। कि ओशन करंट है, ओशन करंट स्ट्रीम से धाराएं हैं पानी की, जो कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार ओशन सरफेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक विशेष दिशा में चलती रहती हैं। तो उस लहरों को या फिर उस पानी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहने वाली जो स्ट्रीम है, उस धारा को हम बोलते हैं ओशन करंट। द ओशन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड। ओशन करंट जो होते हैं वो वार्म या कोल्ड हो सकते हैं। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। तो जो वार्म ओशन करंट है वो इक्वेटर से ओरिजिनेट होते हैं। इक्वेटर क्या होता है? जैसे ग्लोब है, और ग्लोब का जो मिडल हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में, कि जो मिडल लाइन होती है, चैप्टर 2 और 3 में हमने डिस्कस किया था कि जो मिडल लैटिट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, ऑल द पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो जो मिडल जो लैटिट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो जितने भी वार्म ओशन करंट है वो इक्वेटर से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, यहाँ से चलते हैं, और जो पोल्स की तरफ मूव करते हैं। पोल्स इधर है दोनों साइड, तो यहाँ से इसकी तरफ ऐसे मूवमेंट रहती है। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। कोल्ड करंट्स क्या होते हैं? जो ठंडी धाराएं बहती हैं वो पोलर जो एरिया होता है वहाँ से लेकर के हायर लैटिट्यूड्स एरिया तक जाती हैं। द लेब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट वाइल गुल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करंट। जो लेब्राडोर ओशन करंट है वो एक कोल्ड करंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो पोल से लेकर के लैटिट्यूड्स हाई एरिया जो लैटिट्यूड्स हैं वहाँ तक चलता है, जबकि जो गुल्फ स्ट्रीम है वो एक वार्म ओशन करंट का एग्जाम्पल है।
द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड द कंडीशंस ऑफ द एरिया। ओशन करंट प्रभावित करते हैं किसी भी जगह के टेम्परेचर को। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। वार्म करंट से क्या होता है, गर्म लहरों से क्या होता है कि टेम्परेचर गर्म होता है अर्थ के सरफेस पे। द एरियाज वेयर द वार्म एंड द कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग। तो जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट दोनों होते हैं वहाँ पे बेस्ट फिशिंग होती है, मतलब आसानी से मछलियों को पकड़ा जा सकता है। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। तो जो जापान और ईस्टर्न कोस्ट के जो ईस्टर्न कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका के, इसके कुछ एग्जांपल हैं जहाँ पे कोल्ड और वार्म ओशन करंट्स मिलते हैं और फिशिंग इजी रहती है। द एरियाज वेयर ए वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। और जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वहाँ पे फोगी वेदर रहता है, मतलब मौसम जो है वो धुंधला रहता है, धुंध रहती है, जिससे नेविगेशन करने में, डायरेक्शन पता लगाने में नाविकों को मुश्किलें आती हैं। तो देखिए ऊपर कुछ मैप दिखाया गया है वार्म और कोल्ड ओशन करंट का। जो वार्म ओशन करंट है उसको रेड एरो से दिखाया गया है। तो यहाँ पे ओशन जो है, जो वाटर स्ट्रीम है वहाँ पे इसका आसपास का जो लैंडमास रहेगा वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहेगा, जबकि जो कोल्ड करंट है उसको ब्लू जो एरोज है उससे दर्शाया गया है जहाँ पे ठंडा मौसम रहेगा। और जहाँ पे दोनों मिलते हैं वहाँ पे फोगी वेदर रहता है।